हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच, यानी सरकार द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं ने कितना शैक्षिक रूप से अपना विकास किया है। अगर इसका हम मोटा मूल्यांकन करें तो साक्षरता से पता चलता है। साक्षरता से क्या पता चलता है कि समाज की शिक्षा के संदर्भ में क्या स्थिति रही, उसमें स्त्रियों की क्या स्थिति रही, पुरुषों की क्या स्थिति रही। सामान्यतः विश्व के सभी समाजों में या सभी देशों में यही पाया गया है कि पुरुष जो है ज़्यादा वो शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में पहले विकास किया है, फिर महिलाएं भी विकास की हैं। आइए इन्हीं सब बातों को एक औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो सरकार की शैक्षिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत पहले हम लोग मोटा एक साक्षरता का स्वरूप देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, यानी जिसमें शिक्षा का पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, उसका मूल्यांकन, उसका मापदंड, उसका सर्टिफिकेट, उसकी शिक्षण प्रक्रिया, उसकी सारी व्यवस्था सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत होती रहती है। उसी को औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिसका अर्थ पिछले वीडियो में डिटेल में बताया जा चुका है। इसमें हम लोग देखेंगे कि औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति क्या रही। पहले साक्षरता के रूप में देखते हैं। अगर हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता का तात्पर्य 7+ यानी 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को जो लिखना, अपना नाम लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाए, तो अक्षरों को पहचानना आ जाए, तो उसे हम साक्षर कहते हैं। 7 वर्ष से अधिक जनसंख्या के अक्षरों को पहचानना, नाम लिखना, बोलना, अक्षरों को पहचानना इत्यादि सब आ जाए तो उसे हम क्या मानती है, भारत सरकार साक्षर मानती है। तो आइए हम देखते हैं, अगर 1951 यानी स्वतंत्रता के बाद अगर देखा जाए तो पुरुष साक्षरता दर 27.16% थी, जबकि महिलाओं का मात्र 8.86% थी। और पूरे भारत की अगर साक्षरता दर की बात करें तो 18.33% ही लोग भारत में साक्षर थे। अगर 1961 की बात करें तो 1961 में पुरुष की साक्षरता दर यानी 100 में 40.4% लोग साक्षर थे और महिलाओं में 15.3%। यहाँ पर देखिए, जितना पुरुषों में वृद्धि हुई, महिलाओं में बहुत कम वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें तो अब कहाँ 15 कहाँ 40, तो उसमें निश्चित रूप से गरीबी का समय था। लोग खान पान को छोड़ो, पहले पेट की ही व्यवस्था करते थे, पढ़ाई दूर। यहाँ फिर भी भारत में साक्षरता बढ़ी है। कुल उसमें भारत की जो शैक्षिक प्रतिशत थी, शिक्षा का साक्षरता का जो दर था 28.31% था। ये दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दोगे तो ये हो जाए, औसत होता है। स्त्री पुरुषों की साक्षरता दर का औसत ही साक्षरता माना जाता है। अगर 1971 को अगर हम देखें तो पुरुष जो है 45.9% साक्षरता थी, महिलाओं का 21.97% महिलाएं साक्षर थी, जबकि भारत की साक्षरता दर 34.45% थी। उसी तरह से 1981 में देखें तो पुरुष 56.50% और महिलाएं 29.29%। पुरुष कुल भारत की जो है साक्षरता दर 43.67%। 1991 में देखें तो 64.13% पुरुष, 39.29% महिलाएं और कुल भारत की साक्षरता दर थी 52.21%। अगर 2001 की बात करें तो भारत में 75.85% पुरुष साक्षर, महिलाएं 54.16% और पूरे भारत की साक्षरता दर थी 65.38%। उसी तरह से 2011 की जनगणना को अगर हम देखें तो पुरुष जो है 82.10%, महिलाएं 65.50% और पूरे भारत की जो है साक्षरता दर 74.03। अगर हम बात करें, इधर महिलाओं की बात हो रही है, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत अगर महिलाओं की स्थिति देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों की तुलना में 20% से कम है, 20% से भी अधिक कम है साक्षरता दर। अगर पुरुषों की अगर 82 है तो महिलाओं का कम से कम 75-80 तक होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन महिलाओं की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत इनकी जो है शिक्षा यानी साक्षरता दर कम है। इसका कई कारण हो सकता है। ये होता भी है, भारत में गरीबी भी है, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र, तीसरा महिलाओं की सुरक्षा और चौथा जो है सरकार की लापरवाहियाँ भी बहुत सारी हैं। लोकतंत्र को सफल बनाना है, समाज को सफल बनाना है, परिवार को सफल बनाना है, व्यवस्थित बनाना है, तो महिलाओं का शिक्षा बहुत परम आवश्यक होती है। क्योंकि पूरे व्यक्तित्व का, पूरे समाज के जीवन का निर्माण घर में ही होता है, परिवार में ही होता है। उस परिवार का ध्रुव और केंद्र बिंदु महिलाएं ही होती हैं।
इसलिए औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार को जो है महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी भारत सरकार ने वैधानिक रूप से, प्रशासनिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत अनेकों प्रयास भी किए हैं और वह प्रयास धीरे धीरे, अगर आप देखें तो धीरे धीरे अब जो है काफ़ी वो रंग ला रहा है, यानी काफ़ी महिलाओं को शिक्षित करने में सहयोग दे रहा है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड इसका पढ़ना ज़रूरी है कि कब कब किस तरह से जो है शिक्षा के अंतर्गत महिलाओं के शिक्षा के लिए सरकार ने विशेष रूप से प्रयास किए हैं। वैसे तो शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रयास किया गया है, खासतौर से सिर्फ महिलाओं को ही ध्यान में रख करके ये देखा जाए कि विभिन्न आयोगों में, विभिन्न शिक्षा नीतियों में भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए। पहला अगर हम देखें तो पहला जो है विश्वविद्यालय आयोग, जिसको राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, इसलिए इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है, जो 1948-49 में गठित किया गया था। यह आयोग जो है पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था का एक प्रकार से बेस था, फाउंडेशन था, और यह दार्शनिक भी थे राधाकृष्णन जी, इनके ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें वो सभी विषयों के पाठ्यक्रम सामान्य से विशेष स्तर तक बनाए थे। परंतु महिलाओं की अगर हम बात करें तो इस आयोग के अंतर्गत महिलाओं को जो है शिक्षण कार्य यानी शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने पर बल दिया गया था कि नहीं, कहीं भी अगर ऐसी आवश्यकता आ पड़ती है, ऐसी व्यवस्था मिलती है वहाँ पर जहाँ पर महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है, वहाँ पर उनके प्रवेश कराया जाए, यानी शिक्षा में दाखिला कराना अनिवार्य या आवश्यक बता दिया गया। अगला है अवसरों में वृद्धि। महिलाओं को शिक्षा के अवसरों में भी वृद्धि कर दी गई थी। क्यों वृद्धि की गई? अवसरों की वृद्धि का तात्पर्य है कि महिलाओं के लिए एक प्रकार से विद्यालयी स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर जो है महिलाओं को जो है शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, यानी उनको अवसर उपलब्ध कराए जाते थे, छूट उपलब्ध कराई जाती थी, उनको जो है ध्यान में रखते हुए कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा करके उनको जो है शिक्षा के प्रोत्साहन देने का कार्य या प्रावधान इस आयोग के अंतर्गत। अगला गया है गृह प्रबंध। महिलाओं के लिए 2 विषय प्रमुख रूप से बल दिया गया था। गृह प्रबंध यानी घर की व्यवस्था अच्छे से किस तरह से देखें यह जानकारी देना, और गृह अर्थात घर में धन का उपयोग कैसे करें, यह सब इन 2 विषयों पर बहुत बल दिया गया था कि इनको ध्यान में रखते हुए कम से कम जो बालिकाएं हैं उनको यह ज्ञान अवश्य देना चाहिए। अगला है महिलाओं को समान वेतन। इस आयोग में यह भी निर्धारित किया गया कि अगर कोई महिला शिक्षक होगी तो उस महिला को भी पुरुषों के ही समान वेतन दिया जाना चाहिए। अगला है सहशिक्षा। इस आयोग के अंतर्गत लड़कों के साथ भी लड़कियों की सहशिक्षा की व्यवस्था की गई। चूँकि उसमें भारत गरीब भी था और जो है सामान्य स्तर तक ही लोग, प्राथमिक स्तर तक या थोड़ा माध्यमिक स्तर तक या जूनियर हाई स्कूल तक लोग पढ़ ही पाते थे। ऐसी गरीबी ही थी, ऐसी अभाव में भी अगर सहशिक्षा की व्यवस्था की गई कि लड़के लड़के साथ में पढ़ेंगे। अगला महिलाओं को व्यावसायिक जीविकोपार्जन संबंधी प्रशिक्षण की भी बात इस आयोग ने सुझाया था। ये अलग है कि ये सब आयोग ने किया था, और भारत की जैसी अर्थव्यवस्था होगी, जैसी आर्थिक स्थिति होगी, वैसा ही व्यवस्था किया जाएगा। रह गई बात, उस समय तो आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। यह हम लोगों को पढ़ने के लिए था, परंतु उस समय इन सब कार्यों के प्रयास के लिए जो स्थानीय स्तर पर या लोगों की जागरूकता से जो संभव हो सका मात्र उतना ही हो सका, क्योंकि उस समय भारत अपने पेट भरने पर ही तत्पर था, क्योंकि भूखमरी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। आगे जो है अगर हम बात करें, दूसरा आयोग गठित हुआ जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं या लक्ष्मण स्वामी। इस आयोग के अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसलिए इस आयोग का नाम भी मुदालियर आयोग कहा जाता है, जिसका गठन 23 सितंबर 1952-53 में हुआ था। इस आयोग में भी महिलाओं के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई या सरकारी संस्थाओं में शिक्षा संस्थाओं के लिए निर्देश दिए गए। पहला था गृह विज्ञान की अनिवार्य व्यवस्था। कोई भी शिक्षा संस्थान होगा उसमें गृह विज्ञान की शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगा। दूसरी व्यवस्था दी गई कि अगर हो सके तो जहाँ बालिकाएं अधिक हों, बालिकाओं को ज़्यादा दिक्कत हो या बालिकाओं को जो है कोई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़े तो उनके लिए पृथक विद्यालय की स्थापना भी, यानी अलग से बालिका विद्यालय की स्थापना पर बल दिया गया था। और अगला जो है सह शिक्षा के साथ सह अध्यापिका, मतलब सह शिक्षा यानी लड़के लड़कियों की शिक्षा के अंतर्गत जहाँ व्यवस्था है वहाँ पर अध्यापिकाओं की भी नियुक्ति होनी चाहिए। ये सब ध्यान में रखते हुए महिलाओं के या बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने हेतु सरकार ने विशेष रूप से यह बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए इसने निर्देश दिया था अपनी बातों को, अपनी
रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया था। आगे की वीडियो में हम लोग और सब आयोगों के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें दौलत सिंह कोठारी आयोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से। उसके बाद 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ेंगे। तो सब दो तीन नीतियों को और हम बताएंगे जो काफ़ी जो है हमारे शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित की हैं, और शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए उन्होंने क्या स्पेशल बताया है, कौन सी बातों पर विशेष रूप से बल दिया, उस सब की बात भी हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।